हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो पहला लेक्चर जो सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है। सरफेस केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमिना occurring at the surface or interface, that is at boundary separating two bulk phases। ओके, तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है। सपोज कर लीजिए कि एक सॉलिड है, या आप एग्जांपल ले लीजिए कि जो फैन आप देखते होंगे ना, कि जो फैन के ब्लेड होते हैं, फैन के ब्लेड पर आपको दिखता होगा कि डस्ट चिपका होता है, ठीक है ना। तो फैन का ब्लेड ये क्या आपका किसी मेटल का बना हुआ है, और डस्ट, तो इस ब्लेड के ऊपर ये डस्ट क्या है, चिपकी हुई होती है। तो ये क्या है, यही क्या है, सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग डील करने वाले हैं। क्या, एट फिनोमिना विच अकरिंग एट द सरफेस आर इंटरफेस, यानी कि सरफेस पे जो फिनोमिना कि जो मेटल ब्लेड जो कि मेटल का बना हुआ है, उस ब्लेड के सरफेस के ऊपर जो डस्ट क्या है, चिपका हुआ है, इसी को डील क्या करता है सरफेस केमिस्ट्री, कि कैसे वो वहाँ पर है ना। और इस फिनोमिना को बोलते हैं क्या, एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। फिनोमिना क्या होता है, एडजॉर्प्शन। तो ये समझ में आ गया कि सरफेस केमिस्ट्री क्या डील करने वाला है। नेक्स्ट बात जो कह रहा है, इन दिस चैप्टर और मेन एम्फेसिस विल बी ऑन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड जो 3 इंपॉर्टेंट जो फिनोमिना है, एक एडजॉर्प्शन, एक कोलाइड और एक एमल्सन। तो इन्हीं को क्या करने वाले हैं, और उसमें जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है वो एडजॉर्प्शन और कोलाइड है। तो इन्हीं को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। तो आज का जो लेक्चर है वो प्योरली क्या है, एडजॉर्प्शन को डेडिकेटेड है, ठीक है ना। कि इस पूरे लेक्चर में आज हम लोग एडजॉर्प्शन को ही क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो एडजॉर्प्शन क्या है बेटा, तो एडजॉर्प्शन एक सरफेस केमिस्ट्री का एक क्या है, फिनोमिना है। ओके, तो व्हाट इज एडजॉर्प्शन। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज द व्हाट इज द एडजॉर्प्शन। सो द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ अ सबस्टेंस ऑन द surface of a liquid or solid, resulting into the higher concentration of the molecule on the surface is called adsorption। कि जो मैंने फैन का एग्जांपल लिया कि मेटल के किसका बना हुआ है, सॉलिड का बना हुआ है, तो इस मेटल ब्लेड के ऊपर जो डस्ट क्या हुई है, चिपकी हुई है, या मेटल प्लेट डस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, इसी फिनोमिना को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो बात समझ में आ गया, एडजॉर्प्शन। फिर as a result of adsorption there is a decrease in surface energy, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एडजॉर्प्शन के कारण क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि सरफेस एनर्जी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फिर ऊपर से कुछ मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, और मॉलिक्यूल अटैच होने से अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाता है, वो बढ़ता है, और अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने से सरफेस एनर्जी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सरफेस एनर्जी विल डिक्रीज ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ एडजॉर्प्शन। फिर द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एडजॉर्ब सबस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज़ एडजॉर्ब इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। तो एक ये जो दूसरा जो पॉइंट निकल करके आया क्या, कि डिजॉर्प्शन। तो डिजॉर्प्शन क्या होता है, तो सरफेस पर चिपक गया तो एडजॉर्प्शन है, और सरफेस से अगर रिमूव हो गया तो वही क्या है, डिजॉर्प्शन है। और आगे लिख रहा है, इट इज़ द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ये दिख रहा है साफ साफ कि ये एडजॉर्प्शन का क्या है, रिवर्स है, एंड कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय हीटिंग और बाय रिड्यूसिंग प्रेशर, ठीक है ना। तो एडजॉर्प्शन से तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, कि एडजॉर्प्शन से डिजॉर्प्शन कैसे होगा, या तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, या तो प्रेशर क्या करिए, घटा दीजिए, तो जो मॉलिक्यूल जो चिपके हुए थे वो निकल जाएंगे। तो समझ में आ गया।
एडजॉर्प्शन क्या है? तो सरफेस पे अटैच होने के फिनोमिना को बोलते हैं क्या? एडजॉर्प्शन। ओके, क्या होता है एडजॉर्प्शन से? सरफेस एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसके उल्टे प्रोसेस का नाम होता है डिजॉर्प्शन। कैसे होता है? टेम्परेचर को बढ़ाकर या प्रेशर को घटाकर चीज़ें रिमूव हो जाती है, इसको हम लोग डिजॉर्प्शन बोलते हैं। तो टर्म क्लियर, एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन। ओके, अब अगला जो टर्म है उसका नाम क्या है? एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। अब ये एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट क्या होता है? तो देखिए, द सबस्टांस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन अकर्स इज नोन एज एडजॉर्बेंट। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो ब्लेड है, ये ब्लेड क्या है आपका? द ब्लेड इज अ एडजॉर्बेंट। और जो ये डस्ट है, ये डस्ट क्या है? एडजॉर्बेट। यानी कि जिस पर चिपका सबस्टांस वो होता है एडजॉर्बेंट, और जो चिपका वो क्या होता है? एडजॉर्बेट। तो यहाँ मेटल क्या है? ब्लेड क्या है? वो एडजॉर्बेंट है, और डस्ट क्या है? वो एडजॉर्बेट है। यहाँ तक क्लियर? तो वही चीज़ लिख रहा है कि सबस्टांस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन अकर्स इज नोन एज एडजॉर्बेंट। तो जिस पर एडजॉर्प्शन हुआ वो एडजॉर्बेंट है। द सबस्टांस दैट गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। और जो चिपका वो क्या है? एडजॉर्बेट। और कैसे चिपकता है? जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट क्लियर? एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट ये क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है? चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल आर गुड एडजॉर्बेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, ये सब क्या हैं? अच्छे एडजॉर्बेंट्स हैं। तो एग्जांपल्स को आपको इनको ध्यान रखना है। बिकॉज दे हैव हाई पोरस स्ट्रक्चर। अब ये क्यों अच्छे एडजॉर्बेंट हैं? अब वो डिस्कस कर रहा है। बिकॉज दे हैव हाईली पोरस स्ट्रक्चर एंड हैविंग लार्ज सरफेस एरिया। तो दे आर गुड एडजॉर्बेंट। दे आर गुड एडजॉर्बेंट। रीजन इज पहला कि इनके पास पोरस स्ट्रक्चर होता है और लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है ना? तो क्या रीजन है? वाई दे आर गुड एब्जॉर्बेंट? बिकॉज ऑफ द पोरस स्ट्रक्चर। पोरस मतलब क्या होता है? जैसे अंदर क्या हो, उसमें बहुत सारे होल्स हों, उसको बोलते हैं पोरस स्ट्रक्चर, और लार्ज सरफेस एरिया। फिर क्या बोला है कि कोलाइड्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर एक्सट्रीमली स्मॉल डायमेंशन possess enormous surface area per unit mass and they are also good absorbent। कि कोलाइड भी गुड एब्जॉर्बेंट है क्योंकि इसका, अब कोलाइड एक अलग हम टॉपिक पढ़ेंगे, बट कोलाइड भी गुड एब्जॉर्बेंट क्यों है? बिकॉज इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है, साइज होने से सरफेस एरिया क्या हो जाता है? वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। जैसे कैसे हो जाता है? जैसे मान लो कि अगर ये एक चौक है, अब इस चौक का सरफेस एरिया तो आप लोग निकाल लोगे, लेकिन जब इसी चौक को क्या करोगे? अगर दो पीस में आपने तोड़ दिया तो तोड़ने से क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा। तो जितना छोटा करते जाओगे साइज, उतना ही ओवरऑल सरफेस एरिया बढ़ता जाता है। तो वो इसका मतलब है कि जितना ही साइज छोटा करते जाएंगे सरफेस एरिया उतना ही बढ़ता जाएगा। ओके, तो एडजॉर्बेंट ओके, एडजॉर्बेट ओके। there are some example of good adsorbent like charcoal, silica gel, alumina gel. Why they are good adsorbent? Reason is they have porous structure and large surface area. कोलाइड भी एक अच्छा एडजॉर्बेंट है। क्यों? बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल डायमेंशन, इसके पास बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होता है पर यूनिट मास। ओके, कोलाइड पूरा हम लोग अलग से पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली थर्ड लेक्चर में। अब एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एडजॉर्प्शन ऑफ गैस बाई चारकोल। तो चारकोल एक एडजॉर्बेंट था और गैस क्या हो जाएगा? एडजॉर्बेट। तो क्या है? फाइनली डिवाइडेड एक्टिवेटेड चारकोल। फाइनली डिवाइडेड का मतलब क्या होता है बेटा? मतलब कि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हैव अ टेंडेंसी टू एडजॉर्ब अ नंबर ऑफ गैस
यानी कि जो चारकोल है बहुत सारे गैस एब्जॉर्ब कर सकता है, लाइक याद रखिएगा अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फॉस्जिन एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारे क्या कर सकता है, गैसेस को एब्जॉर्ब कर सकता है। इन दिस केस चारकोल्स एक्ट एज अ एडजॉर्बेंट वाइल गैस मॉलिक्यूल्स एक्ट एज अ एडजॉर्बेट। क्लियर। फिर बोल रहा है एडजॉर्प्शन ऑफ अ डाई बाय अ चारकोल। डाई क्या होता है, डाई रीजन ऑफ कलर है ना, कोई चीज़ जो कलरफुल दिखती है उसके पीछे क्या होता है, डाई केमिकल सब्सटेंस होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। तो क्या होता है कि एनिमल चारकोल, जो एनिमल चारकोल मतलब कि जो एनिमल से बना हुआ कोयला है ना, उनकी हड्डियों से या उनके अवशेषों से बना हुआ कोयला। तो एनिमल चारकोल इज यूज्ड फॉर डीकलराइजिंग अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक सबस्टांस इन द फॉर्म ऑफ देयर सोल्यूशन। यानी जो ऑर्गेनिक सबस्टांस का कुछ ना कुछ क्या होता है, कलर होता है, उसको हम डीकलराइज कर देते हैं, इसमें से हम कलर हटा देते हैं। ऐसा कैसे होता है, द डिस्चार्ज ऑफ कलर इज ड्यू टू fact that the colored component, generally an organic dye, gets adsorbed on the surface of adsorbent यानी कि एनिमल चारकोल। कि जो भी सोल्यूशन है ये कलरफुल है, इसके अंदर जैसे ही आपने क्या डाला एनिमल चारकोल, तो ये क्या हो जाएगा, कलरफुल से कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस एनिमल चारकोल ने क्या कर लिया, उस ऑर्गेनिक डाई को एब्जॉर्ब कर लिया जो कि उस सोल्यूशन में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ओके। फिर एक टर्म है जिसका नाम है जॉप्शन। जॉप्शन क्या है, तो लिख रहा है कि व्हेन बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब देखिए एक टर्म आ गया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो खूब पढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज कि व्हाट इज जॉप्शन, तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जब दोनों एक साथ हो तो उसी टर्म का नाम होता है जॉप्शन। तो व्हाट इज जॉप्शन, व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग जॉप्शन पे आते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है वो देखिए, it is phenomena in which particle of gas or liquid gets uniformly distributed throughout the body surface। यानी कि ये सरफेस फिनोमिना है, ये सरफेस पे हो रहा है। बट जो एडजॉर्प्शन है इट इज फिनोमिना ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ गैस और लिक्विड ऑन द सरफेस देन इन द बल्क ऑफ द सॉलिड। यानी कि सरफेस के साथ साथ है ना, सबस्टांस के सरफेस पे ही सीमित ना रहकर वो अंदर भी चला जाए। जैसे कॉटन को जैसे आप पानी में डालेंगे तो पानी को वो एब्जॉर्ब करता है, अंदर तक वो पानी घुस जाता है। या चॉक को पानी में डिप करेंगे तो पानी जो है वो पूरे चॉक के अंदर तक चला जाता है, तो पूरा अंदर तक चला गया, दैट इज अ एब्जॉर्प्शन। और अगर सिर्फ ऊपर रहता तो क्या होगा, एडजॉर्प्शन। सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड ओके सॉरी। तो ये एब्जॉर्प्शन है, ये वाला एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ सॉलिड। इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली मतलब कि हर जगह जा चुका है। सो इट इज नॉट सरफेस फिनोमेना। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सरफेस पे है, ना कि बल्क में, अंदर नहीं गया है। तो ये सरफेस फिनोमेना है और ये बल्क फिनोमेना है। द कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द मटेरियल। इसमें कंसंट्रेशन सेम होगा कि ये पूरा अंदर तक जा चुका है। और यहाँ क्या होगा, यहाँ कंसंट्रेशन सेम नहीं होगा, इनफैक्ट सरफेस पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा देन बल्क से, क्योंकि इसमें अंदर जाने की टेंडेंसी नहीं होती है। फिर वही, इट इज़ अ बल्क फिनोमिना, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। एब्जॉर्प्शन अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट, ये यूनिफॉर्म रेट पर होता है। और जो एडजॉर्प्शन होता है शुरुआत में फास्ट होता है बट समय के साथ धीमा हो जाता है, क्योंकि सरफेस कवर होना स्टार्ट हो जाता है। ये स्लो प्रोसेस है कि इसको अंदर तक जाना है, और एडजॉर्प्शन क्या है, ये फास्ट प्रोसेस है। तो आई थिंक यू गॉट अ गुड डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना वेयर एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, क्योंकि ये सरफेस तक ही सीमित रहता है। ओके,
तो now again what is adsorption? So when both adsorption and absorption takes place simultaneously, so this phenomena is called adsorption. For example, dye get adsorbed as well as absorbed in the cotton fiber, that is adsorption takes place. कि जैसे डाई कलरिंग सबस्टांस होता है, तो आप देखेंगे कलरिंग सबस्टांस में कि वो क्या होता है, एडजॉर्ब भी होता है, मतलब कि सरफेस के ऊपर भी रहता है और अंदर भी चला जाता है। तो ये कैसा फिनोमिना हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। लेकिन वही अगर आप देखेंगे कि जो मैंने बताया कि मेटल का जो ब्लेड है उसके ऊपर डस्ट सिर्फ ऊपर ही रहती है, वो अंदर तक नहीं जाती है, तो वो सिर्फ एडजॉर्प्शन है। और ये क्या है, एडजॉर्प्शन है। ओके, सो आई थिंक नाउ यू आर फैमिलियर विद द ऑल टर्म्स, एडजॉर्प्शन, adsorbent, adsorbate, adsorption, and what is the difference between absorption and adsorption. Okay, so little bit it is a theoretical chapter. तो ये सारे टर्म्स का मतलब और इनके जो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वही सब आपको क्लियर होना चाहिए। सो इट इज़ अ नियरली थ्योरेटिकल चैप्टर। ओके, है तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर, बट ऑलमोस्ट ये थ्योरेटिकल ही है। ठीक है, और जब आप क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे तो आप लोग आसानी समझ सकते हैं। तो ये जब जितनी जो बातें बता रहा हूँ, ये डिफिनीशन, इनके एग्जांपल्स, यही सब डायरेक्ट क्वेश्चंस में इनके पूछे जाते हैं ऐसे। फिर अगला है थर्मोडायनेमिक ऑफ एडजॉर्प्शन। तो थर्मोडायनेमिक यानी थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एडजॉर्प्शन को कैसे डील करते हैं, मीन्स एनर्जी, एंट्रोपी, इनकी बातें। तो यहाँ जितनी बात लिखी है इस बात से भी आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो एडजॉर्प्शन पहला पॉइंट, इन्वॉल्व अट्रैक्टिंग द मॉलिक्यूल ऑफ एडजॉर्बेंट ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, ड्यू टू दिस एनर्जी इज रिलीज्ड एंड द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज नेगेटिव एंड एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो पहला पॉइंट जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि जाहिर सी बात है भाई कि कोई सबस्टांस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल क्या अगर ये चिपक रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स भैया बड़ा होगा ना। तो जाहिर सी बात है कि इस केस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज हुई होगी, क्योंकि नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो ऐसा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। क्या होगा, एक्सोथर्मिक, यानी एडजॉर्प्शन कैसा फिनोमिना होता है हमेशा, एक्सोथर्मिक। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या बोला, द मॉलिक्यूल ऑफ एडजॉर्बेंट आर हेल्ड ऑन सरफेस ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट ड्यू टू एंट्रोपी डिक्रीजेज। तो दूसरा पॉइंट की जो एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी क्या होता है कि ऐसे तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, एंट्रोपी मतलब कि समझ लो कि जितना ज़्यादा मूव करेगा उतना एंट्रोपी ज़्यादा होता है। तो पहले फ्री था गैस का मॉलिक्यूल, अब वो आकर चिपक गया, तो अब उसकी मूव करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम हो गई। यानी कि एडजॉर्प्शन के समय एंट्रोपी क्या होती है, घट जाती है। एस फॉर एंट्रोपी, एस को क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी, तो वो भी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, यानी कि घट जाएगी। ठीक है ना। तो चेंज एनर्जी भी निगेटिव हो जाता है, चेंज इन एंट्रोपी भी क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। समझ में आ रहा है। तीसरा जो पॉइंट है वो है डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होता है, चेंज इन फ्री गिब्स एनर्जी। अगर रिएक्शन हो रहा है ना, डेल्टा जी का ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है। देयरफॉर एडजॉर्प्शन विल अकर ओनली व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव। आपको पता ही, ये थोड़ा सा आइडिया होगा ही, इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है और बता रखा है मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, कि रिएक्शन तभी होगा जब डेल्टा जी क्या हो, निगेटिव हो। तो ये तीन बातें आपसे क्या पूछ सकते हैं, डेल्टा एच ऑलवेज निगेटिव, डेल्टा एस निगेटिव, डेल्टा जी भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अब इतना समझ में आ गया। अब डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओवरऑल टर्म क्या होगी, डेल्टा जी निगेटिव मीन्स ये पूरा टर्म निगेटिव होगा। तो निगेटिव कब होगा, जब वही बात लिख रहा है कि मॉड ऑफ डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ टी डेल्टा एस। तो आपसे यहाँ चार बातें पूछ सकता है। पहला बात कि भाई रिएक्शन कैसा होगा, तो एक्सोथर्मिक, एंट्रोपी चेंज निगेटिव, डेल्टा जी निगेटिव, और डेल्टा एच और टी डेल्टा एस के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो मॉड ऑफ डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ टी डेल्टा एस फॉर ऑकरिंग ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये थर्मोडायनेमिक ऑफ एडजॉर्प्शन क्लियर।
ओके, अब ये टर्म्स जो है डेल्टा जी, डेल्टा एस क्यों निगेटिव होता है, तो ये सब डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाएगा। ओके, तो अभी फिलहाल एज इन्फॉर्मेशन ये 3-4 बातें क्लियर। अब यही बात जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एडजॉर्प्शन में इंथाल्पी का चेंज है ना, इंथाल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन वही डेल्टा एच। तो इसमें क्या होता है, डेल्टा एच एडजॉर्प्शन वो हमेशा निगेटिव होगा क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वही लिख रखा है यहाँ पर, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन एडजॉर्बेंट गेट्स एडजॉर्ब्ड ऑन अ पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट एट एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम, है ना। तो इतना क्लियर। एंड इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बोथ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, किसकी वैल्यू कितनी होगी, निगेटिव तो होगी बट ज़्यादा होगी कम होगी, ये डिपेंड करता है कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में कैसा नेचर है, किस तरह का उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होने वाला है। बॉन्ड जितना स्ट्रांग फॉर्म होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। तो इंथाल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन समझ में आ गया, मीन्स एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंथाल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन की। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, तो एडजॉर्प्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन जिसको हम फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, और एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन जिसको हम केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं। क्या होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, तो व्हेन द पार्टिकल ऑफ द एडजॉर्बेट यानी जो चिपक रहा है आर हेल्ड टू द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट बाय द फिजिकल फोर्स, यानी कि जो है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, ये 2 टाइप है। यानी अगर फिजिकल फोर्स यानी वीक फोर्स है लाइक वॉन्डरवाल फोर्स, यानी वॉन्डरवाल फोर्स से अगर जुड़ा हुआ है तो इसी का नाम क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो इसको बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन या वॉन्डरवाल एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। और केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन इसका नाम है। ये क्या होता है कि व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ एडजॉर्बेट आर हेल्ड टू द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट बाय द केमिकल फोर्सेस, यानी केमिकल फोर्सेस यहाँ पर है, केमिकल बॉन्ड लाइक आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, देन एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड द केमी एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन में चिपकना है, बॉन्ड तो बनना ही बनना है, बट बॉन्ड का नेचर कैसा है। अगर वॉन्डरवाल फोर्सेस है तो उसका नाम है फिजिकल एडजॉर्प्शन, और अगर केमिकल बॉन्ड बना हुआ है, केमिकल फोर्सेस उसमें आ रहा है, तो उसका नाम होता है केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन। जाहिर सी बात है कि केमिजॉर्प्शन जो होगा वहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन से क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है ना। तो दैट इज़ अ basis of classification of adsorption, physical adsorption and chemical adsorption. That basis is the type of force. Okay? अब इनको कंपेयर कर लेते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन पर। इस पर भी खूब क्वेश्चन बनता है, पूछा गया एग्जाम में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दिस इज अ थ्योरेटिकल चैप्टर, तो लगभग इसमें 95% इंफॉर्मेशन है, या 98% आप बोल लीजिए, और 1 से 2% क्या है, 2 से 3 फॉर्मूले बस आएंगे जिस पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है। ओके, तो अब डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन, ये केमिकल एडजॉर्प्शन कॉलम, और ये प्रॉपर्टी कि कौन सी प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ एडजॉर्प्शन, ये एडजॉर्ब होने का नेचर कितना ज़्यादा हुआ कम हुआ, तो इसमें वीक एडजॉर्प्शन होता है और इसमें स्ट्रांग। अगर वीक हुआ तो फिजिकल, स्ट्रांग हुआ तो केमिकल। इंथाल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एनर्जी का चेंज। जाहिर सी बात है यहाँ बॉन्ड वीक है तो एनर्जी लो होगी, यहाँ कम एनर्जी निकलेगी, या पूरी लेक्स एक्जोथर्मिक है और यहाँ एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा निकलती है। इनफैक्ट ये डाटा भी याद रखिएगा कि यहाँ जो डेल्टा एच होता है वो 20 से 40 किलो जूल होता है पर मोल, इतनी एनर्जी निकलती है। और यहाँ जो डेल्टा एच होता है वो 200 से 400 किलो जूल पर मोल, ये डाटा भी पूछा गया है। तो कितनी होती है, तो इसका 20 से 40 के रेंज में होता है, एनर्जी निकलती है। वहाँ पे 200 से 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होती है, निकलती है। ओके, अगली बात, अगला जो प्रॉपर्टी है रिवर्सिबिलिटी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो कितनी आसानी से हम प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। तो चूंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक बॉन्ड बनते हैं तो ये
रिवर्सिबल होते हैं, तो इनको हम रिवर्सिबल एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। इनका एक और नाम क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल एडजॉर्प्शन, और ये बहुत तेज़ी से होता है। बट चूंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनते हैं तो उनको तोड़ना इतना आसान नहीं है, तो इनको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, या इनका एक और नाम क्या, इरिवर्सिबल एडजॉर्प्शन, और ये धीरे धीरे होते हैं। ओके, फिर टेम्परेचर एट विच एडजॉर्प्शन इज मोर प्रोनाउंस्ड। लो टेम्परेचर पर फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा और हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज करने पर क्या इफेक्ट आएगा, तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड तो ब्रेक होंगे ही बेटा। तो यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है, और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होने के बाद एक समय के बाद क्या होगा, फिर से क्या होगा, देन डिक्रीज, या डिक्रीज होना भी स्टार्ट हो जाता है। कैसे, वो बात अभी, ये वाला बात है, अभी आगे भी कवर होगा। फिर स्पेसिफिसिटी ऑफ एडजॉर्प्शन, कितना स्पेसिफिक है, तो चूंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में वॉन डर वाल फोर्स होता है, वॉन डर वाल फोर्स इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, सो इट इज नॉन स्पेसिफिक, जनरली टेक्स प्लेस ऑन ऑल सरफेस, पूरे सरफेस पर होगा। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन इज अ नॉन स्पेसिफिक एडजॉर्प्शन, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं तो ये हाईली स्पेसिफिक होता है, और ये स्पेसिफिक सरफेस पे ही होता है, हर सरफेस पे नहीं होता है। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट लेयर, कि जो लेयर जो एडजॉर्ब हुई है उसका नेचर, तो ये मल्टी लेयर होता है एट हाई प्रेशर, यानी एक के ऊपर एक लेयर क्या होता है, अटैच हो, जैसे आप देखते होंगे जो पंखों के ऊपर जो डस्ट होता है, तो एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी के ऊपर तीसरी परत, क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन का केस है। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, मोनो लेयर, केमिकल एडजॉर्प्शन में सिर्फ एक ही लेयर बनती है, तो दैट इज द डिफरेंस। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, चूंकि यहाँ बॉन्ड ही बहुत वीक होता है, यहाँ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेट करने की एनर्जी यहाँ बहुत ही लो होती है, बट केमिकल एडजॉर्प्शन में बाकायदा सिग्निफिकेंटली हाई होती है, तो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ईज ऑफ डिजॉर्प्शन, यानी कि फिर से बॉन्ड टूटना, यानी फिर से मॉलिक्यूल को रिमूव करना सरफेस से, तो यहाँ बॉन्ड वीक है, सो इट इज़ ईजी, डिजॉर्प्शन फिजिकल डिजॉर्प्शन में आसानी से हो जाएगा, लेकिन केमिकल बॉन्ड यहाँ बना होता है तो यहाँ इतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस आ गया। अब एक ग्राफ बनाया गया है x/m वर्सेस टेम्परेचर, तो यहाँ पर जो x है वो क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट है, m क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी कि कितना एडजॉर्बेट मतलब कि जो एडजॉर्ब हो रहा है, और एडजॉर्बेंट मतलब जिस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है, यानी अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट वर्सेस टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ दिखा रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो देखिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ है कि डिजॉर्प्शन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर डिजॉर्प्शन हो रहा है, यही तो बात यहाँ लिखा था। टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन कम होगा, यानी डिजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। देखिए, और यहाँ देखिए केम एडजॉर्प्शन में कि क्या बोला था, इंक्रीज विथ टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो देखिए ये बढ़ रहा है, और एक समय के बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर फिर से ये घटना स्टार्ट हो गया। तो केम एडजॉर्प्शन क्या होता है, पहले एडजॉर्प्शन बढ़ता है और फिर एडजॉर्प्शन घटता है। ऐसा क्यों होता है ये अलग से फिर इस ग्राफ को हम लोग और डील करेंगे। तो फिलहाल ये सारे पॉइंट्स क्लियर। तो मेंस में एडवांस में डायरेक्ट इस इंफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जब हम लोग असाइनमेंट्स करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, बुकलेट करेंगे, तो आप लोग ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप देखेंगे। तो ये जितना इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ मेंशन किया है वो सब आपको ध्यान में रखना है। पूरा चैप्टर ही इन्फॉर्मेशन वाला है। ओके, अब एक टर्म है जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव एडजॉर्प्शन। भाई ये एडजॉर्प्शन तो पता है, और कॉम्पिटिटिव मतलब जब खा जाएगा कंपटीशन। कंपटीशन कब आता है, जब एक से ज़्यादा एडजॉर्बेट हो। जब एडजॉर्ब होने वाले चीज़ें क्या हो, एक से ज़्यादा हो, तो उनके बीच में कंपटीशन होगा कि भाई किसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है। तो
लिख रहा है यहाँ पर कि व्हेन एडजॉर्बेंट इज अ कॉन्टेक्ट विद मोर देन वन स्पीसीज, यानी एडजॉर्बेंट एक से ज़्यादा एडजॉर्बेट हो, चिपकने वाले एक से ज़्यादा हो, देयर विल बी कंपटीशन अमॉन्ग देम टू गेट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, तब उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट होगा कि कौन ज़्यादा एडजॉर्ब होगा। द वन दैट इज मोर स्ट्रांगली एडजॉर्ब गेट्स डिपॉजिट फर्स्ट इन द प्रेफरेंस टू द अदर, तो जिसका एडजॉर्बनेट टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो वो पहले डिपॉजिट होगा। फर्दर अ स्ट्रांगली एडजॉर्ब्ड सबस्टांस में डिस्प्लेस अ वीकली एडजॉर्ब सबस्टांस, और दूसरी बात कि अगर ये सरफेस है, इसमें ए और बी दो एडजॉर्ब हो सकते हैं, तो मान लीजिए सरफेस में ए एडजॉर्ब हो चुका है लेकिन बी का एडजॉर्प्शन क्या ज़्यादा है, तो जैसे इसके अंदर हम बी ऐड करेंगे तो वो ए को रिमूव करके क्या करेगा, बी एडजॉर्ब कर जाएगा। तो यहाँ दो बातें हैं, ए और बी में पहले कौन एडजॉर्ब होगा, तो उस केस में बी होगा क्योंकि बी ज़्यादा एडजॉर्ब हो रहा है, और अगर ए एडजॉर्ब हो चुका है और बी के कॉन्टेक्ट में लाएँ तो वो ए को डिस्प्लेस करके वहाँ बी आ जाएगा। इसी का नाम क्या है, कॉम्पिटिशन एडजॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया कैन डिस्प्लेस O2 और N2 फ्रॉम द सरफेस ऑफ चारकोल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि अमोनिया का एडजॉर्प्शन चारकोल पर ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू O2 और N2, या आप यूँ कहिए कि अमोनिया इसका मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बना रही है, बॉन्ड बना रही है। क्लियर बेटा। और एक एग्जाम्पल कि अमोनिया का एडजॉर्प्शन चारकोल पे O2 और N2 के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसके बाद से ये जो टॉपिक है एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, अब हम लोग स्पेसिफिक मतलब डिस्कस करने जा रहे हैं कि सॉलिड के ऊपर गैस का एडजॉर्प्शन, सॉलिड के ऊपर गैस का एडजॉर्प्शन। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर, यानी कि वो सारे फैक्टर्स जो ये डिसाइड करते हैं कि कितना किस एक्सटेंट तक गैस क्या होगी, सरफेस पर एडजॉर्ब होगी। तो उन फैक्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है इस सेक्शन का। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है, नेचर ऑफ गैस, मीन्स नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। गैस यहाँ पे एडजॉर्बेट है तो उसका नेचर, तो क्या लिख रहा है, द ईजली लिक्विफेबल गैस सच एज HCl, अमोनिया, Cl2 और एब्जॉर्ब मोर देन परमानेंट गैस सच एज H2, N2 और O2। अब इजी लिक्विफेबल, ये अब अगर आपको गैसेस स्टेट आ रहा हो, ईजली लिक्विफाइड कौन होगा, वही होगा जिनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो, ज़्यादा हो। और अट्रैक्टिव फोर्स जिसमें ज़्यादा होगा, जितना ही ज़्यादा होगा बेटा, ठीक है ना, तो आप यूँ या तो आप यूँ समझिए कि जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो, या इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्या हो, ज़्यादा हो, या जो ईजिली क्या हो, लिक्विफाइड हो। तो तीन बातें, या तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा दे दिया हो, अट्रैक्टिव फोर्स का ऑर्डर दिया हो, या तो क्रिटिकल टेम्परेचर का ऑर्डर दिया हो, या दिया हो कि इजी लिक्विफाइड कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा इजी लिक्विफाइड होगा। ये तीनों बातें एक ही हैं। अगर इन तीनों का मुझे ऑर्डर पता है तो हम एडजॉर्प्शन का ऑर्डर बता सकते हैं, क्या कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, या जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, या जो आसानी से लिक्विफाई हो सकती है, उसी का एडजॉर्प्शन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। तो आपको ईज ऑफ लिक्विफिकेशन का डाटा दिया होगा या आपको क्रिटिकल टेम्परेचर का डाटा दिया होगा, उसकी मदद से हम बता सकते हैं कि कौन आसानी से एडजॉर्ब होगा। अब जैसे मान लीजिए कि अब ये जो क्वेश्चन, इसको एज अ क्वेश्चन लिख लीजिए, ये 1 है, या सिंपल दे रखा है कि H2 का क्रिटिकल टेम्परेचर 33 है, मीथेन का 190 है, CO2 का 304 है, SO2 का 330 है। तो सबसे ज़्यादा एडजॉर्प्शन किसका होगा, तो होगा SO2 का, उससे कम CO2, उससे कम CH4, और सबसे कम एडजॉर्प्शन किसका होगा, तो H2 का होगा। ठीक है, कोई क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा SO2 का है। या आपसे ये पूछे कौन आसानी से लिक्विफाइड होगा, तब भी क्या होगा, SO2 सबसे आसानी से लिक्विफाइड होगा, क्योंकि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है वही आसानी से लिक्विफाई होता है।
या किसमें अट्रैक्टिव फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें सबसे ज़्यादा है, तो जो आसानी से लिक्विफाइड होता है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स भी सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि SO2 में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, CO2, मीथेन और हाइड्रोजन कंपोजिशन में ज़्यादा है। तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो इस तरह क्वेश्चन आ जाएंगे कि आपको गैस दे देगा, उनके क्रिटिकल टेम्परेचर दे देंगे और बोलेगा कि इनमें से कौन सबसे आसानी से एडजॉर्ब होगा या कौन सबसे ज़्यादा एडजॉर्ब होगा। हो जाएगा बेटा, ओके। अगला जो है फैक्टर है वो है बेटा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी जिस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है उसका नेचर क्या है। यहाँ पर द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है ना। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे एक्टिवेटेड चारकोल मीन्स एक्टिवेटेड कार्बन, मेटल ऑक्साइड लाइक सिलिका जेल और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्ले कैन एडजॉर्ब विच आर इजली लिक्विफाइड। अब ये बोल रहा है कि अगर आपने क्या लिया, अगर आपने एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एक्टिवेटेड चारकोल, मेटल ऑक्साइड में कौन, सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल या क्ले, ये क्या करते हैं, ये कैसे गैस को इजीली करते हैं एडजॉर्ब, जो इजीली लिक्विफाइड हो, ठीक। और गैसेस सच एज H2, N2O2, ये जो गैसेस हैं इजीली लिक्विफाइड नहीं होते हैं, आर जनरली एडजॉर्ब ऑन फाइनली डिवाइडेड ट्रांजिशन मेटल लाइक निकल एंड कोबाल्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, कि जो इजीली लिक्विफाइड गैस जो होते हैं वो जनरली क्या, चारकोल, मेटल ऑक्साइड में क्या, सिलिका जेल प्लस और क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस क्ले, इन पर एडजॉर्ब होते हैं। और जो इजीली लिक्विफाइड नहीं होते हैं कौन, लाइक O2, N2 और H2, इनका एडजॉर्प्शन किस पर होता है, जनरली निकिल या कोबाल्ट पर। तो ये इजी लिक्विफाइड हो जाते हैं, और जो इजी लिक्विफाइड नहीं होते हैं वो कौन से, मेनली गैस O2, N2 और H2, ओके। और एक बात क्या कह रहा है, और किस पर डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। जार सी बात करेंगे, जितना ही आप क्या कर जाएंगे, एक वर्ड यूज किया ना, फाइनली डिवाइडेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनली डिवाइडेड, छोटा छोटा। और मैंने आपको बताया कि जितना ही आप क्या करेंगे, फाइनली डिवाइड करेंगे, उतना ही सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। और सरफेस एरिया बढ़ेगा, आपको पता है इट इज अ सरफेस फिनोमिना, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, ओके। तो एक तो हो गया नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, ओके। फिर है एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट को एक्टिवेट कैसे करते हैं, तो वो देख लीजिए कि मेटालिक एडजॉर्बेंट आर एक्टिवेटेड बाय मैकेनिकल रबिंग आर बाय सब्जेक्टिंग इट टू सम केमिकल रिएक्शन। एक्टिवेशन मीन्स सरफेस फ्री हो जाए, कि सरफेस पे कोई डस्ट वस्ट न प्रेजेंट हो, सरफेस क्या रहे, फ्री रहे। तो मेटल का सरफेस फ्री क्या करेंगे, तो उसको रगड़ देंगे, रब कर देंगे, या कोई केमिकल रिएक्शन करा देंगे कि ऊपर कोई गंदगी जो भी वो खत्म हो जाए, ठीक है। और दूसरा क्या है, टू इंक्रीज द एडजॉर्बिंग पावर ऑफ एडजॉर्बेंट दे आर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेज, एज अ रिजल्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड एंड देयरफॉर एडजॉर्प्शन पावर इंक्रीजेज। तो एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट कैसे करते हैं, तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं। एक तो क्या बेटा, कि ऊपर के सरफेस को क्या करना, क्लीन कर देना, चाहे रब करके चाहे केमिकल से। और दूसरा फिर वो जो मेटालिक जो सबस्टांस है उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ देना कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, यू विल से कि पहला काम उसमें क्या करते हैं, रबिंग करके, मैकेनिकल रब करके ऊपर के डस्ट वस्ट को रिमूव करना, और साथ साथ में उसको स्मॉल फाइनली डिवाइडेड पीसेस में तोड़ देना कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। इसी को ओवरऑल क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहला नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, फिर नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, सरफेस एरिया बढ़ाने से एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, फिर एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट कैसे करते हैं वो डिस्कस कर लिया। अब ये डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
कि टेम्परेचर चेंज करने से किस तरीके से एडजॉर्प्शन पर इफेक्ट पड़ता है। सो मोस्टली प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। हमको ये बात तो पता चल गई कि एडजॉर्प्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एंड द रिवर्स प्रोसेस यानी कि डिजॉर्प्शन क्या होगा, दैट इज एंडोथर्मिक। ओके, तो यहाँ तक क्लियर। इफ द एबव इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर देन द अकॉर्डिंग टू लीच प्रिंसिपल, अगर आपको याद आ रहा हो इन 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, with increasing temperature the desorption will favored and physical adsorption decrease continuously with increasing temperature, where chemisorption increase initially so a maximum in the curve and then it decrease continuously। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। पहले सबसे पहले चीज कि एडजॉर्बेंट में जैसे ही क्या आया, एडजॉर्बेट आपने डाला तो उसने क्या हुआ, ये चिपक गया। तो ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। तो इसका उल्टा प्रोसेस कैसा होगा, वो एंडोथर्मिक होगा। अच्छा, अब टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन, अगर इक्विलिब्रियम अगर आ जाए तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, तो आगे वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन मीन्स क्या होगा, डिजॉर्प्शन होगा, रिमूव होगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डिजॉर्प्शन बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने पर एडजॉर्प्शन बढ़ता है। इतनी बात क्लियर। तो ये वही बात बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ दिख रहा है ना, तो x बाई एम क्या है, x अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, m इज अ मास ऑफ एडजॉर्बेट। तो x कितना एडजॉर्ब हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पर वो देखिए घटता जा रहा है। और ये ग्राफ किसका है, फिजिकल एडजॉर्प्शन का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में, ये ग्राफ केमिकल ग्राफ, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में बेटा एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। तो बॉन्ड बनाने के लिए एक्टिवेट करने का पड़ेगा मॉलिक्यूल। तो पहले आप क्या करेंगे, यू हैव टू अचीव एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी एंड इट विल अचीव एक्टिवेशन एनर्जी। तो बॉन्ड बनाने के लिए यानी एडजॉर्प्शन कराने के लिए पहले टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। देखिए टेम्परेचर यहाँ बढ़ रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, और ये जब समय आएगा, इस समय में क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल बॉन्ड बना चुके होंगे। उसके बाद टेम्परेचर हम राइज करेंगे तो अब बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये घटना हो गया। ये ग्राफ किसका है, सो ये ग्राफ है केमिकल एडजॉर्प्शन का ग्राफ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, वो वही बात बोल रहा है क्या, physical adsorption decrease continuously with increase in temperature, where chemisorption initially increases so maximum in the curve and decreases continuously। रीजन समझ में आ गया, क्योंकि chemical adsorption involve activation energy। So for formation of bond, first of all we have to activate molecule। We have discussed this thing in chemical kinetics। तो पहले टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी। जब मॉलिक्यूल सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, सारे बॉन्ड बन जाएंगे, उसके बाद से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होंगे। तो देखिए फिर ये घटना स्टार्ट हो गया। सो इनिशियली इंक्रीज इन केमिजॉर्प्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। क्लियर, ग्राफ क्लियर, रीजन समझ में आ गया। दिस इज वाई केमिकल एडजॉर्प्शन इज ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन के एक और नाम क्या है, एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन, क्योंकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। The graph between x by m degree of adsorption यानी कि x by m and temperature T at constant pressure of adsorbate gas is known as adsorption isobar। तो यहाँ क्या है, यहाँ adsorbate कोई गैस का ही adsorption हो रहा है, तो गैस का प्रेशर हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, और कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार। और वो क्या रहा है, एडजॉर्प्शन, तो नाम क्या हो गया, एडजॉर्प्शन आइसोबार।
तो प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो नाम क्या है इसका, एडजॉर्प्शन आइसोबार। क्लियर, कोई दिक्कत, ग्राफ समझ में आ गया। एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन का अलग ग्राफ दिख रहा है और केमी एडजॉर्प्शन का अलग दिख रहा है, और ये डायरेक्ट पूछा गया है एग्जाम्स में। ओके, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का किस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। इस बार टेम्परेचर हम क्या रखने वाले हैं, कांस्टेंट, तो ये आइसोथर्म हो जाएगा। तो देखिए इसका नाम देखिए क्या है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। यहाँ क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज करा रहा है। तो क्या बोल रहा है, द एक्सटेंट्स ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस पर यूनिट मास, वही एक्स बाई एम वर्सेस पी का ग्राफ, डिपेंड अपॉन प्रेशर ऑफ गैस। द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एक्सप्रेस्ड एज एक्स बाई एम, where x is the mole of adsorbent, m is the mass of adsorbent, and the pressure is given as below. A graph between the amount of adsorption and a gas pressure keeping the temperature constant is called adsorption isotherm. तो सिंपल ये जो मैथमेटिकल फॉर्म ये आपका है, x आपका x बाई m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, यानी जाहिर सी बात है जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही एडजॉर्प्शन तो क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ओके, और यहाँ दिख रहा है साफ साफ ग्राफ में कि पहले क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और एक समय के बाद ये कांस्टेंट हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि जब सारा सरफेस एरिया ही कवर हो जाएगा उसके बाद से आप कितना भी प्रेशर लगाएंगे फर्दर एडजॉर्प्शन नहीं होगा। तो जिस कंडीशन के बाद से ये कांस्टेंट हो जा रहा है एडजॉर्प्शन, उसके बाद से फर्दर इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो इसी प्रेशर को बोलते हैं सैचुरेटेड प्रेशर। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड प्रेशर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड प्रेशर, कि जहाँ पर एक्स बाई एम की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, मीन्स जहाँ जिस पॉइंट पर जिस प्रेशर पर मैक्सिमम एडजॉर्प्शन दिखा रहा है और उसके बाद से फिर एडजॉर्प्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ग्राफ दिख गया, क्या प्रेशर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है। शुरुआत में हमको दिख रहा है कि प्रेशर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, और एक प्रेशर के बाद से एडजॉर्प्शन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, और उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड प्रेशर, जिस प्रेशर पे ऐसा हुआ। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब सरफेस के सारे मॉलिक्यूल अगर कवर हो गए हैं तो उसके बाद से प्रेशर बढ़ाने पर फर्दर एडजॉर्प्शन नहीं होगा। क्लियर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्लियर है तक। तो प्रेशर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, और इसको क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है और एक्स बाई एम वर्सेस पी के बीच में रिलेशन देख रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, अब ये जो हमारा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, तो दो तरह के एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है ना, जिसमें पहला है फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और यही हमारे एनसीईआरटी में गिवन है और यही इंपॉर्टेंट है, चाहे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। मेन यही है, और एक थोड़ा सा लैंग्म्यूर है तो उसके बारे में हल्का सा जान लेंगे, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, फ्रेंडविक एक साइंटिस्ट का नाम है। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म मीन्स एडजॉर्प्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वही है, द वेरिएशन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मीन्स एक्स बाई एम विद प्रेशर गिवन मैथमेटिकली बाय फ्रेंडविक। कैसे दिया मैथमेटिकली, वो रिलेशन ये है, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n। एक्स पता है, एम पता है, के कांस्टेंट है, पी और एन क्या है, तो एन कैन टेक एनी होल नंबर वैल्यू विच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एन की वैल्यू क्या होती है, कोई भी होल नंबर ले सकता है, बट ये नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे क्या करती है, डिपेंड करती है, यानी कौन सी गैस आप यूज कर रहे हैं। और इसी रिलेशन को जो नीचे लिखा हुआ है इसी का नाम क्या है, फ्रेंडविक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला, तो पहला फॉर्मूला आपका, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला में जो एन की जो वैल्यू है, मैं यहाँ पे एक और सेक्शन बनाता हूँ कि वैल्यू ऑफ एन, तो तीन कैटेगरी में बांटा गया है कि जब लो प्रेशर हो, इंटरमीडिएट प्रेशर और हाई प्रेशर। तो आप देखिए लो प्रेशर पे एन की वैल्यू इन्होंने 1 रख दी है, तभी तो एक्स बाई एम इक्वल टू के इंटू पी आ रहा है। इंटरमीडिएट प्रेशर पे 1/n की वैल्यू जो है, ये n की वैल्यू क्या होगी, 1 से इन्फाइनाइट,
या 1/n 0 से 1, ये वैल्यू भी पूछा हुआ है, n की वैल्यू तक एग्जाम में पूछी हुई है, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे आपको ये दिखेगा। और हाई प्रेशर पे n की वैल्यू देखिए क्या कर दिया गया है, 1/n की वैल्यू क्या ले लिया उसने, ये कंसीडर 0, तभी तो p की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप इसको 1/n की वैल्यू लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 1/n की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 0 से 1 के बीच में है, और यहाँ 0 है। तो आपसे पूछ सकता है कि लो प्रेशर पे n की वैल्यू क्या होती है, 1/n की वैल्यू 1, एट हाई प्रेशर 1/n की वैल्यू 0, एट इंटरमीडिएट प्रेशर व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1/n, दैट इज 0 to 1। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, और उसी हिसाब से बन जाएगा कि जब अब ग्राफ में दिख रहा है कि x/m वर्सेस p ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ये ग्राफ बनाए x/m वर्सेस p, तो फॉर लो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फॉर लो प्रेशर x/m इज इक्वल टू kp, फॉर इंटरमीडिएट प्रेशर x/m इज इक्वल टू kp की पावर 1/n। अब ये कर्वेचर टाइप का हो जाएगा, ओके। तो कुछ कर्व टाइप का ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। और जब हाई प्रेशर होगा तो x/m इज इक्वल टू k, यानी इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी कि आप बढ़ाते जाओ प्रेशर लेकिन x/m में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मतलब यहाँ से क्या आ गया, दिस इज योर PS सैचुरेशन प्रेशर। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया कि लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर और हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर में लीनियर ग्राफ है, इंटरमीडिएट में कर्व बन रहा है, और हाई प्रेशर में आपका कांस्टेंट ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये ग्राफ क्लियर। तो फ्रेडरिक आइसोथर्म समझ में आ गया। क्या मेन फॉर्मूला x/m इक्वल टू kp की पावर 1/n, ओके। अब यहाँ पर जो बात कह रहा है वो कि x इज अमाउंट ऑफ गैस, m इज अ मास ऑफ एडजॉर्बेंट, k और n ऑफ एडजॉर्प्शन कांस्टेंट, p इज द एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम प्रेशर, k एंड n कैन डिटरमाइन बाय एक्सप्लेन। अच्छा, इतना क्लियर। n की वैल्यू किस पे डिपेंड करेंगी, नेचर ऑफ गैस पे। अब इसी को जो आपका x/m इज इक्वल टू kp की पावर 1/n है, दोनों साइड log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, ठीक है ना। अब इसका एक ये दूसरा इसी फॉर्म को log के फॉर्म में लिख दिया, और ये देखिए इसने बना दिया log x/m वर्सेस log p के बीच में ग्राफ। तो लीनियर इंक्रीजिंग है, स्लोप की वैल्यू कितनी, इस इंटरसेप्ट की वैल्यू दैट इज log k, और स्लोप कितना है 1/n। तो फिर ये अगर मुझे ग्राफ बना दे तो स्लोप दे देगा, तो हम यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और इस इंटरसेप्ट से हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह का भी क्वेश्चन सीधे इस फॉर्मूले से बनता है। इतना क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेडरिक आइसोथर्म। ड्रॉबैक क्या है फ्रेडरिक आइसोथर्म का, वो देख लीजिए। वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द फ्रेडरिक आइसोथर्म इज दैट इट फेल्स एट हाई प्रेशर ऑफ गैस। तो ये ध्यान रखिएगा कि हाई प्रेशर ऑफ गैस पर ये फेल हो जाता है। दिस इक्वेशन एप्लीकेबल ओनली फॉर व्हेन एडजॉर्बेट सबस्टेंस फॉर्म अ यूनिमोलिकुलर लेयर ऑन द एडजॉर्बेंट सर्फेस। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन कब एप्लीकेबल है, यानी कि जब यूनिमोलिकुलर लेयर, जब एक लेयर बन रहा है तो ये इसका ड्रॉबैक है, मल्टी के लिए नहीं है। तो फ्रेडरिक देख लीजिए, क्लियर। सब इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है। x/m इक्वल टू kp की पावर 1/n एंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, ठीक है। लो प्रेशर पे 1/n की वैल्यू 1 होती है, हाई प्रेशर पे 1/n की वैल्यू 0 होती है, और इंटरमीडिएट प्रेशर पे 1/n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। यहाँ तक क्लियर। फिर लॉग के फॉर्म में देने के बाद से क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये n की वैल्यू आपसे और k की वैल्यू डिटरमाइन करवा सकता है, ओके। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और इस पार्ट का ये न्यूमेरिकल पार्ट है, बस इतना सा न्यूमेरिकल यहाँ बनता है, ओके।
और दूसरा जो है वो है क्या, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट ठीक है ना, बस ऐसे थोड़ा सा हम लोग बस देख लेते हैं। कभी कभी असाइनमेंट में से क्वेश्चन दिख जाते हैं और कोई बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। तो क्या है लैंगम्यूर, ये लैंगम्यूर ने दिया था, वो फ्रेंडविक ने दिया था। क्या क्या एजम्पशन है, एजम्पशन इनके ध्यान रखिएगा। पहला एजम्पशन, गैस इज बिहेव आइडियली, पहला चीज। सॉलिड सरफेस कंसीडर्ड एज अ होमोजीनियस बट कंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ एडजॉर्प्शन साइट ऑन सरफेस। होमोजीनियस मतलब कि उसमें और कोई दूसरी चीज़ ना, जैसे आयरन है तो सिर्फ आयरन ही प्रेजेंट हो सरफेस पे, उसमें कोई दूसरा इम्प्योरिटी ना प्रेजेंट हो, मीन्स कोई दूसरी चीज़ प्रेजेंट ना हो। और फिक्स नंबर ऑफ एडजॉर्प्शन साइट, यानी कि जिस जगह पर एडजॉर्प्शन होना उसका भी नंबर क्या हो, फिक्स हो, ये भी। तो ये दूसरा, इच साइट एडजॉर्ब अ सिंगल मॉलिक्यूल, एक और बात की एक जो साइट है वहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो, एक से ज़्यादा ना हो, मीन्स एडजॉर्प्शन इज मोनो मॉलिक्यूलर, तो ये भी बोल रहा है कि मोनो मॉलिक्यूलर होना चाहिए। रेट, चौथा चीज़ की रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन भी यहाँ बराबर होता है कि जिस रेट से वो एडजॉर्ब होगा उसी रेट से क्या होगा, वो रिमूव भी होगा या डिजॉर्ब होगा। देयर इज नो लेटरल ओवरलैप बिटवीन द एडजॉर्ब मॉलिक्यूल, है ना, कि लेटरल ओवरलैप एक के ऊपर एक ऐसी कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। अब जैसे आपको केमिकल बॉन्डिंग में याद हो कि लेटरल ओवरलैपिंग, दैट इज पाई बॉन्ड, तो यहाँ लेटरल ओवरलैपिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये 5 पॉइंट्स इसकी जो एजम्पशन है कि आइडियल गैस होना चाहिए, सरफेस होमोजीनियस होना चाहिए, फिक्स नंबर ऑफ एडजॉर्प्शन साइट होनी चाहिए, हर एक साइट में एक सिंगल मॉलिक्यूल मीन्स मोनो लेयर फॉर्म हो, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन रेट ऑफ डिजॉर्प्शन बराबर हो और कोई भी लेटरल ओवरलैप ना हो। तो ये 5 एजम्पशन है। अब ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इसको देख लेते हैं। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन is fraction of directly proportional to fraction of surface available for adsorption next line। जाहिर सी बात है कि जितना अवेलेबल होगा उसी हिसाब से एडजॉर्प्शन होगा या प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इफ थीटा कवर्ड फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड, तो 1 माइनस थीटा क्या होगा, फ्री सरफेस। थीटा वो फ्रैक्शन है जो कवर सरफेस का है, तो बचा कितना, 1 माइनस थीटा फ्री सरफेस। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, तो फ्री सरफेस पे, तो वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली इज इक्वल टू के पी 1 माइनस थीटा। के क्या है, कांस्टेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर, और ये 1 माइनस थीटा क्या है, अवेलेबल सरफेस। रेट ऑफ डिजॉर्प्शन किसका होगा, तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन जो होता है तो वो प्रेशर पर डिपेंड तो करता नहीं है, तो के डी इंटू थीटा, ठीक। अब ये दोनों बराबर होंगे तो बराबर कर दिया, बराबर करने के बाद से यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, के पी अपॉन 1 प्लस के पी, के वो क्या करे, के अपन के डी कर दिया, ओके। थीटा क्या है, वो सरफेस जो कि एडजॉर्ब हो गया हो, तो जाहिर सी बात है कि एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, ओके। फिर यहाँ से एक्स बाई एम और थीटा की वैल्यू क्या है, के पी अपॉन 1 प्लस के पी, तो वही यहाँ पर करके इनटू फर्दर एक कांस्टेंट ले लिया। अब वो सब सारे कांस्टेंट क्या कर दिया उन्होंने, ए और मतलब कि एक कांस्टेंट क्या है, सिंपल इसका K1 ले लो, ऐसे कर लो, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा तो एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, और फर्दर क्या कर दिया, उसको कोई के डैश ले लिया कांस्टेंट, तो एक्स एक्स बाई एम इज इक्वल टू जैसे के डैश थीटा प्लस के डैश इंटू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, तो वो जगह अगेन के कोई नया कांस्टेंट के डबल डैश इंटू पी अपॉन 1 प्लस के पी, जिसको मैं लिख सकता हूँ के डैश, के डबल डैश को ए लिख दिया तो ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी, तो ए और बी कांस्टेंट हो गए, तो सिंपल ये फॉर्मूला आ गया और सीधे सीधे आपको ये फॉर्मूला बस याद रखना है। तो ये जंक्शन 5 और सीधे फॉर्मूला, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट डायरेक्ट फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। और इसी ए और बी को बोलते हैं क्या, लैंगम्यूर पैरामीटर। अब
एट हाई प्रेशर, अब देखो ये चीज़ वैसे कुछ निकल कर आएगी कि एट हाई प्रेशर क्या होगा। अब देखो एक्स बाई एम इज इक्वल टू ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी, ये तो हुआ। तो पहला एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में क्या होगा बेटा कि 1 प्लस बी पी इज नियरली इक्वल टू, आई कैन राइट बी पी, कोई पी बहुत बड़ा है। सो एक्स बाई एम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए पी अपॉन बी पी, पी से पी कट गया यानी कि ए बाई बी। तो हाई प्रेशर पे एक्स बाई एम कॉन्स्टेंट हो गया, लैंगमियर वैल्यू क्या होगी, ए बाई बी हो जाएगी, ये आपसे पूछ लेगा। तो ये देखो इक्वेशन नंबर बी। लो प्रेशर, लो प्रेशर में पी बहुत कम है तो 1 प्लस बी पी क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स बाई एम क्या होगा बेटा, ए पी। तो देखो लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ये तो फ्रेंडशिप में भी था, हाई प्रेशर पे कांस्टेंट एक्स बाई एम और लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये इक्वेशन सी हो गया। तो यही दो इक्वेशन आपसे पूछ सकता है। और जनरल प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर पे तो फॉर्मूला यही है, एक्स बाई एम इक्वल टू ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी। कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब ये ए और बी पैरामीटर निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है, बस ये ऐसे कर दो कि इन्होंने क्या किया, जो x अपॉन एम ए पी 1 प्लस बी पी को इसको रेसिप्रोकल कर देते, क्या बन गया, एम बाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस बी पी अपॉन ए पी इक्वल टू बी बाई ए प्लस 1 अपॉन ए पी। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर दिया, इसका ग्राफ बना लो, एम बाई एक्स वर्सेस 1 बाई पी के बीच में ग्राफ। कैसा ग्राफ होगा बेटा, लीनियर इंक्रीजिंग। स्लोप क्या होगा, 1 बाई ए, इंटरसेप्ट कितना होगा, बी बाई ए। तो यहाँ से अगर मुझे स्लोप दे दिया हो तो ए की वैल्यू निकल जाएगी और इंटरसेप्ट से ए पता चल गया है तो बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन क्लियर है तक। दिस इज योर लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन ऐसा था। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, 5 ए जंक्शन, उसके बाद से सीधे ए फॉर्मूला एक्स बाई एम इक्वल टू ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी। फिर ये लो प्रेशर पे ये आ गया, हाई प्रेशर पे ये आ गया, लो और हाई पर ये रिलेशन, इंटरमीडिएट पे तो यही रिलेशन है। और फिर ये किए कि इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया और इसका एक ग्राफ बना लिया जिससे हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर मैं बोल रहा हूँ कि लैंगम्यूर इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है, बट कभी कभी क्वेश्चन जो होता है असाइनमेंट में से बड़े होते हैं तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। ओके, अब इसके बाद से अगला जो टॉपिक है दैट इज द एडजॉर्प्शन फ्रॉम द सोल्यूशन। कि जैसे मान लीजिए कि ये सिस्टम में इसके अंदर सोल्यूशन है, सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक एडजॉर्बेंट डाल दिया। तो एडजॉर्बेंट क्या करेगा, वो सोल्यूशन के अंदर जो सबस्टांस है सोल्यूट है उसको वो एडजॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी को बोलते हैं एडजॉर्प्शन फ्रॉम द सोल्यूशन। ठीक, क्या क्या बातें लिख रहे हैं यहाँ पर, एक्सटेंट्स ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। जाहिर सी बात है, जितना ही सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही एडजॉर्बेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, ये भी बात समझ में आ रही है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन तो क्या होगा, घटेगा, क्योंकि केमिकल बॉन्ड टूट जाएंगे। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन थ्रू द इक्वेशन। इस तरीके से रिलेट होता है, जैसे फ्रेंडिक वहाँ पे क्या था, प्रेशर था, प्रेशर की जगह से यहाँ पर कंसंट्रेशन आ गया। ठीक है, वेयर सी इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन। Temperature dependence here also is similar to the adsorption of gas in the place of equilibrium pressure. We use equilibrium concentration of adsorbent solution. यानी कि वो जो ग्राफ है बिल्कुल जो जैसे x बाई एम इक्वल टू के पी की पावर 1 बाई एन की जैसा ग्राफ था वैसा ग्राफ यहाँ पर भी बन जाएगा
कि log x/m वर्सेस log c का ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ये हो जाएगा log k और इसका स्लोप क्या होगा 1/n है ना, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से अब एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन की डे टू डे लाइफ में या केमिकल इंडस्ट्रीज में कहाँ कहाँ एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन है, तो ये 10-11 एप्लीकेशन है जो डिफरेंट चैप्टर्स में भी आएंगे और इनको हमको याद रखना है, ध्यान रखना है। जैसे क्या क्या है, पहला इन गैस मास्क activated charcoal is generally used in the gas masks to absorb poisonous and toxic gas from the air. These masks are commonly used for the miners because they are poisonous gas like CO, CH4 etc. in the atmosphere in the coal mines. जैसे माइंस जो होती हैं तो माइन में माइनिंग के समय वहाँ पे हो सकता है कि कोई जहरीली गैस निकल जाए, तो ऐसा मास्क पहनते हैं। वो किसका बना होता है, एक्टिवेटेड चारकोल का, कि वो पॉइजनस गैस को क्या कर लेता है, कौन कौन से गैस, तो यही डाटा है CO और CH4, इनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर अगला क्या है, डाइंग क्लॉथ, क्लॉथ को डाई करने में। डाइंग क्लॉथ में क्या है, मॉडर्न सच एज एलम्स आर यूज इन द डाइंग क्लॉथ, दे एब्जॉर्ब द डाई पार्टिकल विच अदरवाइज डोंट स्टिक टू द क्लॉथ। ठीक है ना। फिर क्या है, डी ह्यूमिडाइजर। ह्यूमिडाइजर मतलब क्या, जो ह्यूमिडिटी खत्म करे। तो सिलिका जेल इज कॉमनली यूज टू एब्जॉर्ब द ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर फ्रॉम एयर। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, कलरिंग मैटर जो ऐसे एब्जॉर्बेट जो कलर के रिस्पॉन्सिबल, उनको ही रिमूव कर दिया। तो मेनी सबस्टांस सच एज शुगर, जूस, वेजिटेबल आर कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। दे कैन बी डीकलराइज्ड बाय द प्लेसिंग देम इनटू कांटेक्ट विद द एब्जॉर्बेंट लाइक एक्टिवेटेड चारकोल और फ्यूलर्स अर्थ। ठीक है ना। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, फ्यूलर्स अर्थ और चारकोल से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं कलरिंग मैटर को। फिर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, जो लेक्चर 2 में ही डिस्कस करेंगे, कैटालिसिस जो अगला लेक्चर है। द फिनोमिना ऑफ एड्जॉर्प्शन इज यूजफुल इन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। द मेटल सच एज आयरन, निकल, प्लेटिनम, ये सब क्या है, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सच एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, हाइड्रोजनेशन ऑफ आयल, एंड दे आर बेस्ड अपॉन द फिनोमिना ऑफ एड्जॉर्प्शन। कि ये सारी कैटालिसिस जो है ये एड्जॉर्प्शन बेस्ड ही होती है। और हैबर प्रोसेस अभी आप लोग पढ़ेंगे, अमोनिया का फॉर्मेशन नाम ही सुना ही होगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसमें HNO3 बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है, ये भी ग्रुप नंबर 15 पढ़ेंगे। हाइड्रोजनेशन ऑफ आयल जो ऑर्गेनिक में भी थोड़ा पढ़ते हैं, और हाइड्रोजन चैप्टर जो क्लास 11th का है उसमें भी ये चीज़ आपका आता है। ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट क्या करते हैं, निकल यूज करते हैं यहाँ पर। तो ये भी आपका एड्जॉर्प्शन पे ही काम करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। फिर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, के पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं, सिलिका जेल यूज करते हैं। फिर क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी ये मेटलर्जी में क्रोमेटोग्राफी आएगी, चैप्टर जो क्लास 12th का है मेटलर्जी, वहाँ पे क्रोमेटोग्राफी एक हम लोग पढ़ेंगे भी। बट क्या है फिलहाल इन्फॉर्मेशन, इट इज़ अ मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट एंड इज बेस्ड ऑन द प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन कॉलम, इज वेरी कॉमन डिवाइस यूज्ड। क्रिएटिंग वैक्यूम, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, गैस को एड्जॉर्ब करते हैं। ठीक है ना। तो ये एड्जॉर्प्शन का रूल हो गया। एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर, इंडिकेटर का काम क्या करता है, इंडिकेटर का काम होता है कि इंडिकेट करना कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। जैसे आप लोग एसिड बेस इंडिकेटर होता है, रिडॉक्स इंडिकेटर होता है, तो वैसे ही क्या होता है, एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर भी होता है। इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर इज यूज्ड surface of certain precipitates such as silver halide has been property of absorbing some dye like eosine, fluorescein etc. In the case of precipitation titration, AgNO3 versus NaCl of indicator is absorbed at the end point producing a characteristic color or precipitate। तो ये सिंपल सी बात है कि एड्जॉर्प्शन करने के कारण इसमें कलर का चेंज हो रहा है। तो इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है कि सिल्वर हाइलाइट के साथ कौन एब्जॉर्ब होता है, ईओसिन और फ्लोरोसिन, और उस कारण से यहाँ पे कलर होता है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन एक पूरा एक प्रोसेस ही है
ये भी एडजॉर्प्शन पे ही क्या है, डिपेंड है, और इसको पूरा मेटलर्जी में हमको पढ़ना ही है। मे भी हो सकता है क्लास 10th में आप लोगों ने फोर्थ फ्लोटेशन के बारे में जरूर सुना होगा मेटलर्जी में, ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। फिर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ये भी मतलब जो हार्ड वाटर होते हैं उनको हम सॉफ्ट कैसे करें, तो उसमें भी एडजॉर्प्शन ही फिनोमिना यूज हो रहा है। क्या होता है, आयन एक्सचेंज रेजिन यूज फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर इज बेस्ड अपॉन द सिलेक्टिव एंड कम्पिटिटिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयन। तो यहाँ पर कैल्शियम आयन क्या हो जाते हैं, ये जियोलाइट पर एडजॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना, या द ऑर्गेनिक पॉलीमर कंटेनिंग COH या सल्फोनिक और अमाइड एक्सेट्रा possess द प्रॉपर्टी ऑफ सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन एंड दीज आर क्वाइट यूजफुल इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। तो ये पूरा जो ये 11वां जो टॉपिक है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, तो पहला ये आयन एक्सचेंज है और नीचे क्या कैटायन एनायन दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये आप लोग हाइड्रोजन चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन है जो क्लास 11th में है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो देने का मेन मतलब है, यहाँ पे तो पूरा बताया नहीं जाएगा सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर या फ्रूट प्रोटेक्शन, ये तो उस रिस्पेक्टिव चैप्टर में ऑलरेडी बताया जा चुका है, या जो अभी हम पढ़ेंगे उसको बताया जाएगा। मेन यहाँ पे ये सब ये बताना चाह रहा है कि इन सभी में कॉमन बात क्या है कि इन सभी में ये एडजॉर्प्शन फिनोमिना क्या हो रहा है, वो यूज हो रहा है, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन याद करने वाले लोग याद कर लेंगे, और ये जितने भी टॉपिक हैं लाइक सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, लाइक फ्रोथ रोटेशन, लाइक क्रोमेटोग्राफी, लाइक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, तो इनमें से कुछ टॉपिक या तो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, या इनमें से एक आध टॉपिक क्या करेंगे आने वाले क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। ओके, तो फिर ये कर लीजिएगा कंप्लीट। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सरफेस केमिस्ट्री इज़ अ प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर। आपने देखा छोटे छोटे बस वो फ्रेंडविक आइसोथर्म और लैंगम्यूर आइसोथर्म, वहीं पर वो फॉर्मूला आया है, और वो भी बिल्कुल फॉर्मूला भी एक थ्योरेटिकल टाइप का ही क्वेश्चन बनाएगा वहाँ से, और पूरा ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। आने वाले लेक्चर्स में भी क्या है, इसी तरह के डिफिनीशन इन्फॉर्मेशन हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, और उन्हीं को तैयार करना है। तो मैंने आपको जैसा बोला था कि 98% ये पूरा जो चैप्टर है वो क्या थ्योरेटिकल है, 3 से 4 फार्मूले हैं जिन पर बहुत ही आसान से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं।